Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is clinical correlates of spleen. तो स्प्लीन के क्लिनिकल्स को हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो क्लिनिकल होगा स्प्लीन का, उसका नाम है रप्चर ऑफ स्प्लीन। तो पहला क्लिनिकल उसका नाम है रप्चर ऑफ स्प्लीन। जो रप्चर ऑफ स्प्लीन है, इसको पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि जो स्प्लीन होती है ये एब्डोमेन के लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में होती है और ये मोस्ट फ्रीक्वेंटली इंजर्ड ऑर्गन है। स्प्लीन स्प्लीन क्या है? मोस्ट फ्रीक्वेंटली इंजर्ड ऑर्गन है। ये इस वजह से क्योंकि स्प्लीन काफ़ी ज़्यादा फ्रेजाइल होती है, फ्रेजाइल नेचर की होती है। अब स्प्लीन का रप्चर हो जाना, तो रप्चर हो जाने की क्या क्या कॉजेज़ हो गए, तो उसकी कॉजेज़ को देख लेते हैं। रप्चर ऑफ स्प्लीन, चूंकि स्प्लीन लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में मौजूद होती है, तो जब भी एब्डोमेन का प्रेशर ज़्यादा होगा, यानी इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर रिलेटिवली ज़्यादा होगा, या तो वो ट्रॉमा की वजह से हो, या फिर इंजरी की वजह से हो, या फिर एब्डोमिनल मसल के स्पाज्म की वजह से हो, तब हमें स्प्लीन का रप्चर हमें देखने को मिलेगा। तो पहला जो काज होगा वो होगा इंक्रीज इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर। इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर। दूसरा ये काज होगा कि चूंकि स्प्लीन को प्रोटेक्शन के लिए 9वीं 10वीं 11वीं रिब्स होती है, यानी 9वीं 10वीं 11वीं रिब्स स्प्लीन की प्रोटेक्शन करती होती है, लेकिन अगर रिब्स खुद ही फ्रैक्चर हो जाए तो वो स्प्लीन की क्या प्रोटेक्शन करेगी? तो फिर 9वीं 10वीं 11वीं रिब्स का फ्रैक्चर होना वो भी स्प्लीन की रप्चर का बास बनेगा। तो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं रिब्स, 12वीं वैसे टेक्स्ट में लिखा है 12वीं भी, लेकिन नॉर्मली 9वीं 10वीं 11वीं ये इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप बनाती होती है। यही रप्चर ऑफ स्प्लीन का कॉज बनती है। इसके इफेक्ट को देख लेते हैं। इसका इफेक्ट ये होगा कि जो फाइब्रस कैप्सूल है स्प्लीन का, उसका रप्चर होगा और इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ब्लड लॉस देखने को मिलेगा, क्योंकि स्प्लीन एक ब्लड रिजर्वायर भी के तौर पे भी काम आती है। तो इफेक्ट इसका क्या देखने को मिलेगा कि पहले जो चीज़ ये होगी कि जिसका फाइब्रस कैप्सूल होगा उसमें टेयर होगा, टेयर हो फाइब्रस कैप्सूल, और फाइब्रस कैप्सूल का जब टेयर होगा तो स्प्लीन रप्चर हो जाएगी और इसका जो सॉफ्ट पल्प क्या हो जाएगा? डिसरप्शन होगी। तो इसकी वजह से सॉफ्ट पल्प, और पल्प दो तरह का होता है, वाइट पल्प और रेड पल्प। तो पल्प टिश्यू है जो उसका पैरेन्काइमा होता है, उसकी डिसरप्शन हमें देखने को मिलती है। दूसरा ये होगा कि जो वेस्कुलर साइनोसॉइड्स होते हैं उनका रप्चर होगा, उनका रप्चर होगा तो फिर हमें ज़्यादा हैमरेज और ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है। तो हैमरेज और ब्लीडिंग होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये इसके दो इंपॉर्टेंट इफेक्ट होंगे। नेक्स्ट क्लिनिकल हम पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है स्प्लीनेक्टमी एंड स्प्लीनोमेगाली। तो सबसे पहले हम स्प्लीनोमेगाली को देख लेते हैं। स्प्लीनोमेगाली क्या होती है? स्प्लीनोमेगाली क्या होती है? मेगैली का मतलब होता है किसी भी एब्डोमिनल विसरा की इनलार्जमेंट होना, और वो इनलार्जमेंट जाहिर बात है कि वो पैथोलॉजिकल होगी। तो स्प्लीनोमेगाली की डेफिनेशन क्या होगी? पैथोलॉजिकल इनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन इज नोन एज पैथोलॉजिकल enlargement of spleen is called splenomegaly. स्प्लीनोमेगाली के कॉजेस क्या होंगे उसको देख लेते हैं। स्प्लीनोमेगाली जब भी होगी जब स्प्लीन अपना फंक्शन ज़्यादा तेज़ी से कर रही होगी। फॉर एग्जांपल अगर वाइट ब्लड सेल्स का कैंसर हो गया तब भी स्प्लीन को ज़्यादा काम करना पड़ेगा फिल्ट्रेशन के हवाले से। अगर पोर्टल हाइपरटेंशन होती है तब भी स्प्लीन को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, या फिर अगर एनीमिया होता है तब भी स्प्लीन को ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो 3 कंडीशन के अंदर स्प्लीनोमेगाली हो सकती है। पहला बताया आपको ल्यूकेमिया, यानी जो वाइट ब्लड सेल्स का कैंसर होना, और वो ल्यूकेमिया भी ग्रैनुलोसाइट का होगा, ग्रैनुलोसिटिक ल्यूकेमिया। दूसरा पोर्टल हाइपरटेंशन, इसमें भी स्प्लीनोमेगाली होगी। तीसरा ये होगा कि एनीमिया, और एनीमिया किस वैरायटी का हो सकता है? हीमोलिटिक, हीमोलिटिक या फिर ग्रैनुलोसिटिक
एनीमिया, इन 3 कंडीशन के अंदर स्प्लीनोमेगाली होगी, क्योंकि इन तीनों कंडीशन के अंदर स्प्लीन को ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो ये था इसके कॉजेज़। और स्प्लीनोमेगाली का ट्रीटमेंट यही होगा कि स्प्लीन को रिमूव कर दो। तो इस कंडीशन को बोलते हैं, या फिर सर्जिकल ट्रीटमेंट को बोलते हैं स्प्लीनेक्टमी। स्प्लीनेक्टमी। तो हमने स्प्लीनेक्टमी को अब स्टार्ट करना है। स्प्लीनेक्टमी वंस अगेन, जिस तरह स्टोमक की टोटल गैस्ट्रेक्टमी होती है या फिर पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी होती है, इसी तरह स्प्लीन की पार्शियल या फिर सब टोटल। पार्शियल सब टोटल एक ही चीज़ है, पार्शियल और कंप्लीट। तो इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, टोटल स्प्लीनेक्टमी और दूसरा होगा पार्शियल या फिर उसको सब टोटल स्प्लीनेक्टमी। अगर टोटल स्प्लीनेक्टमी करते हैं तो टोटल स्प्लीनेक्टमी करने से स्प्लीन के ज़्यादातर जो फंक्शंस होते हैं वो दूसरे ऑर्गन संभाल लेंगे, लेकिन एक फंक्शन ऐसा होता है जो स्प्लीन का अच्छा करती होती है, वो है इम्यूनिटी। तो फिर ये होगा कि जो इम्यूनिटी होगी काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हो जाएगी। अगर इम्यूनिटी डिप्रेस हो जाएगी तो फिर इन्फेक्शन होने के चांसेस रिलेटिवली ज़्यादा हो जाएंगे। तो फिर इम्यूनिटी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी, बाकी फंक्शंस दूसरे विसरा या दूसरे ऑर्गन संभाल लेंगे। पार्शियल सब टोटल करते हैं तो ये ज़्यादा फेवरेट और फेवरेबल ऑप्शन होता है, क्योंकि कुछ एरिया स्प्लीन का बाकी रह भी जाए तो वो रीजनरेशन करके वापस फंक्शन को रीस्टोर कर लेगा। तो ये था स्प्लीनेक्टमी या पार्शियल, जो कि पार्शियल की फॉर्म में भी हो सकती है और टोटल स्प्लीनेक्टमी इसकी फॉर्म में भी हो सकती है। नेक्स्ट क्लिनिकल हम स्टार्ट करने वाले हैं एसेसरी स्प्लीन्स। एसेसरी स्प्लीन्स, एसेसरी का मतलब होगा कि एक मेन स्प्लीन होगी लेफ्ट साइड के ऊपर और दूसरी, या फिर हमें बहुत सारी एक्स्ट्रा स्प्लीन हमें देखने को मिलेगी। तो फिर एग्जाम में यही पूछा जाएगा एमसीक्यूज में कि ये एसेसरी स्प्लीन की एनाटॉमिकल लोकेशन क्या क्या है। तो फिर इनकी एनाटॉमिकल लोकेशन यानी ये किस किस जगह पे हो सकती है एसेसरी स्प्लीन, तो फिर उसको देख लेते हैं। ज़्यादातर जो एसेसरी स्प्लीन होती है वो स्प्लीन के हाइलम में होती है, मेन स्प्लीन के, या फिर वो इसी या फिर वो पेनक्रियास के टेल के अंदर होती है, या फिर वो स्प्लीनिक एक लिगामेंट होता है उसको बोलते हैं गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट, वहाँ पर हो सकती है, या फिर वो मिजेंट्री में हो सकती है, या फिर वो गोनेट्स में भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल आपको मैं डायग्राम दिखाता हूँ, ये वाली डायग्राम। इस डायग्राम में दिखेगा कि इन्होंने तमाम साइट बताई हुई है, टेलो पेनक्रियास, हाइलेमो स्प्लीन, गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट, गेटोमेंटम, मिजेंट्री, यूट्राइन बॉडी अलोंग द कोर्स ऑफ टेस्टिकुलर डिसेंट स्क्रोटम, इन जगहों के ऊपर स्प्लीन हो सकती है। तो ये साइट होती है एसेसरी स्प्लीन की। नेक्स्ट है स्प्लीनोसिस। स्प्लीनोसिस में ये होता है कि जब स्प्लीन का रप्चर होता है तो इसके कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो कहीं और किसी और ऑर्गन के अंदर इम्प्लांट हो जाती है, किसी और ऑर्गन पे एबनॉर्मली तौर पर अटैच हो जाती है। तो कुछ पार्ट ऐसे होती है, इसके फ्रैगमेंट होते हैं, वो किसी एबनॉर्मल लोकेशन के ऊपर डेपोजिट होना शुरू हो जाती है। डेपोजिशन कह लो या फिर इम्प्लांटेशन कह लो। तो फिर इस कंडीशन को बोलते हैं हम स्प्लीनोसिस। क्या बोलते हैं उसको हम? स्प्लीनोसिस। और ये एबनॉर्मल साइट कौन कौन सी है जहाँ पे स्प्लीनोसिस हो सकती है? तो ये ग्रेटर ओमेंटम हो सकता है, ये पेरिटोनियम हो सकती है, ये मेजेंट्रीज हो सकती है। तो ये पेरिटोनियम हो सकती है, ये ओमेंटम हो सकता है ग्रेटर या लेजर, ये मेजेंट्रीज हो सकती है। तो फिर इन तीन जगहों पर स्प्लीनोसिस होने के चांस रिलेटिवली ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट इज स्प्लेनिक नीडल बायोप्सी और स्प्लीनोपोर्टोग्राफी। स्प्लेनिक नीडल बायोप्सी में ये करते हैं कि हम स्प्लीन के अंदर नीडल डाल के ऐसा कुछ टिश्यू लेते हैं ताकि इसको हम एग्जामिन कर सके, इसमें कोई मसला या कोई डिफेक्ट तो नहीं है। स्प्लीनोपोर्टोग्राफी में ये करते हैं कि हम एक रेडियोग्राफिक कॉन्ट्रास्ट मटेरियल इंजेक्ट करते हैं स्प्लीन के अंदर। वो स्प्लीन से होता हुआ स्प्लेनिक वेन से होता हुआ पोर्टल वेन, पोर्टल वेन से लीवर, और इसका मेन पर्पस यही होता है कि पोर्टल सिस्टम की विजुअलाइजेशन करना, पोर्टल सिस्टम को देख लेना। इन दोनों टेक्निक के दौरान हम ये करते हैं कि जो नीडल हो, नीडल को सही जगह पे इंजेक्ट करना होगा।
अगर इन दोनों टेक्निक में नीडल को सही जगह पे इंजेक्ट नहीं किया गया तो फिर हमें क्लिनिकल कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकती है। वो क्या क्या हो सकती है उसको देख लेते हैं। तो क्लिनिकल का नाम क्या होगा? सप्लीनिक नीडल बायोप्सी। सप्लीनिक नीडल बायोप्सी में हमें केयरफुल रहना पड़ता है। और दूसरा सप्लीनोपोर्टोग्राफी में, सप्लीनोपोर्टोग्राफी, ग्राफी का मतलब विजुअलाइजेशन यानी किसी चीज़ को देखना, पोर्टो का मतलब पोर्टल सिस्टम को, स्प्लीनो का मतलब यहाँ पे हमने जो रेडियोग्राफिक कंट्रास्ट मटेरियल डाला होगा इसी स्प्लीन के अंदर डाला होगा। तो इन दोनों टेक्निक परफॉर्म करते वक्त हमें केयरफुल रहना पड़ता है कि जो नीडल है कहीं वो कोस्टो डायफ्रामेटिक रीसेस में ना चली जाए। तो हमें इन दोनों टेक्निक में केयरफुल रहना पड़ता है। केयरफुल अबाउट कोस्टो डायाफ्रामेटिक रिसेस, क्योंकि स्प्लीन का एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप होता है कोस्टो डायाफ्रामेटिक रिसेस, और डायाफ्राम स्प्लीन को इनसे सेपरेट करती होती है। जो कोस्टो डायाफ्रामेटिक रिसेस है ये नॉर्मली डिसेंड करती होती है 10th रिब के तक जाती होती है इन मिड एक्सिलरी लाइन। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आएगा एग्जाम में कि 10th रिब इन द मिड एक्सिलरी लाइन ये यहाँ तक डिसेंड करती होती है कोस्टो डायाफ्रामेटिक रिसेस। तो हमें नीडल को सही तरह इंजेक्ट करना है, कहीं ऐसा ना हो कि इस कोस्टो डायफ्रामेटिक रीसेस के अंदर नीडल की इंजेक्शन कर दी। अगर नीडल इसमें इंजेक्ट कर दी गई तो हमें क्या साइड इफेक्ट देखने को मिल सकती है उसको देख लेते हैं। या साइड इफेक्ट क्या देखने को मिलेगी या कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिलेगी अगर हमने नीडल खुदा ना खास्ता कोस्टो डायफ्रामेटिक रीसेस के अंदर डाल दी। तो अगर केयरफुल नहीं रहे या फिर केयरलेस रहे तो फिर नीडल कोस्टो डायफ्रामेटिक रीसेस को पेनिट्रेट करेगी और ये प्लूरल कैविटी में जो मटेरियल एंटर हो जाएगा और ये प्लूरा की इन्फ्लेमेशन काज करेगा, और प्लूरा की इन्फ्लेमेशन को बोलते हैं प्लूराइटस। तो फाइनली हमें प्लूराइटस देखने को मिलता है जब स्प्लेनिक नीडल बायोप्सी या स्प्लिनोपोर्टोग्राफी हम सही तरह परफॉर्म नहीं करते। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।